मेरा नाम नीरज नक्षत्र चौहान और आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं अपने पास्ट में लेके जाऊँगा। मैं जब छोटा बच्चा था तो मन में बड़ा जिज्ञासा थी कि हर चीज़ जाननी है। जो चीज़ मेरे से रिलेटेड नहीं थी या मेरे कोर्स से रिलेटेड नहीं, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, उसके बावजूद भी जाननी है। बस अगर कोई चीज़ मेरे नज़रों में आ गई या जिस पर मैंने ध्यान दे दिया, उस चीज़ को जानना है, मतलब दिमाग में था वो जानना है। तीसरी चौथी क्लास में बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले पर अपने आप जानने की उसकी मतलब कोशिश करेगा, नहीं कर सकता, वो लोगों से पूछेगा। तो मेरे क्वेश्चन होते थे, लोगों के जवाब होते थे, मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं था बचपन से। लेकिन तीसरी चौथी क्लास में मैंने लगभग हिंदी पढ़ना सीख लिया, और जब मैंने हिंदी पढ़ना सीख लिया तब मैंने क्या करा कि जो हिंदी की किताबें होती हैं उनको पढ़ना शुरू करा अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर ढूंढने के लिए। और उसके बाद छठी सातवीं आठवीं आते आते मन में इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमेशा एक क्वेश्चन परेशान करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जो इस तरह की बातें अपने आप से पूछते हैं। मन में प्रश्न है कि जैसे इस धरती पे जीवन है, क्या ऐसा जीवन दुनिया में और कहीं भी है। मन में प्रश्न है कि जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं, दूसरों का हम आदर सम्मान कर रहे हैं, प्रेम भाव की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा ही दूसरे लोग भी सोच रहे हैं। मन में ये प्रश्न है कि जैसे हमारी धरती है, क्या दुनिया में और भी धरतियां हैं। मन में ये प्रश्न है कि जैसे हमारा सूर्य चल रहा है ब्रह्मांड में, क्या दुनिया में और भी सूर्य है। मन में प्रश्न है कि ये क्या इकलौता ब्रह्मांड है और भी ब्रह्मांड है। मन में प्रश्न है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, परमाणु क्या है, जीवन क्या है, जड़ क्या है, चेतना क्या है। मन में प्रश्न है आत्मा क्या है। मन में प्रश्न है भगवान क्या है भी या नहीं है, या एक कोरी कल्पना है। मन में प्रश्न है कि जिज्ञासा ही क्यों है, ये सारी बातें मेरे अंदर अचानक से उठ क्यों रही हैं। ऐसे कितने प्रश्न आए जिसका मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। फिर 9वीं के बाद ये देखा कि समाज में समस्याएं हैं बहुत सारी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इनका कोई समाधान हो सकता नहीं सकता। तो मन में प्रश्न थे, जवाब नहीं मिल रहा था, और जो जवाब मिला उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कहाँ शुरू हो गया कि नहीं यार, महंगाई तो खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी तो खत्म होनी चाहिए, बढ़ती जनसंख्या अगर समस्या तो भी खत्म होनी चाहिए, तंबाकू गुटखा से बड़ी दिक्कत है, ये खत्म होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए, सिगरेट बंद होनी चाहिए, ये तो बड़ी गलत चीज़ है, पर्यावरण का हास हो रहा है, इसका नुकसान होने बचना चाहिए। तो समाधान क्या है। तो दिमाग 9th के बाद कहाँ लग गया, समाधान ढूंढने में, समाधान ढूंढने। तो एक बच्चे की जितनी समझ होती है, जितना प्रयास होता है, उतने लोगों से प्रश्न पूछता है, उत्तर पाने की कोशिश करता है, किताबें पढ़ता है, जितना मिल गया, नहीं मिला छोड़ दिया, आगे देखेंगे, कभी अगले साल शायद इसका उत्तर मिल जाए। इसी दौरान मैं कई लोगों को मैंने सुनना शुरू करा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं 60, 70, 80 साल के, पार्कों में बैठते हैं, सुबह सुबह हंसते थे हाई करके, ये अपने पार्क जो है यहाँ पे वेलकम पार्क। तो मैं जाता हूँ, वहाँ जाकर उन लोगों से प्रश्न पूछना शुरू कर देता हूँ कि आपकी उम्र तो 70, 80 साल है, आप बता रहा हूँ, शायद आपके इस सवाल का उत्तर हो। तो थोड़ी देर में मेरे सवालों से परेशान हो जाते थे कि भैया तुम जा यहाँ से, ठीक है। तो फिर लगा कि नहीं, अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। फिर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने ढूंढ लिया या मिल गया, जो मैंने पा लिया। फिर एक चीज़ समझ में आई कि उत्तर मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। फिर बहुत बाद में जाकर समझ में आया, अगर सही प्रश्न नहीं होगा तो सही जवाब भी नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रश्न ही गलत है, 100% आपको उत्तर भी गलत ही मिलेगा। और आपका प्रश्न 100% ठीक है तो आपका जवाब भी का वो 100% ठीक होगा। ये बात समझ में आ गई 12th आते आते। उसी दौरान राजीव दीक्षित एक नाम मेरे संज्ञान में आया, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जानकार है, बहुत चीज़ों के ज्ञानी है, उस व्यक्ति को आप सुनो, उस व्यक्ति से मिलो, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उसके बाद उत्तर हो गया। मैं बकायदा उनसे मिलने चला गया 2006 में। हरिद्वार में कहीं कैंप था और कहा गया कि राजीव दीक्षित आएंगे, तो मैं गया, उनने प्रश्न थे, उस व्यक्ति को सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब ये थी कि कितना टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ भी एक लिमिट थी कि अपना करियर भी देखना है, बारी का क्या करना है, कॉमर्स करनी है, CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कुछ और बनना है। बचपन में तो साइंटिस्ट बनना चाहता था। अब एक द्वंद था कि भाई एक इतना बड़ा आदमी इतना बढ़िया काम कर रहा है देश की समस्या को समाधान के लिए, तो मुझे इसमें जुड़ने की जरूरत नहीं है समस्या का समाधान के लिए, ये आदमी कर लेगा अपने आराम से।
तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया, मैं अपनी पढ़ाई में लग गया, अपने सीए वगैरह देखने लगा। और लेकिन ये कि ऐसा नहीं था कि अध्ययन छूट गया, अध्ययन में फिर भी करता रहा, कई चीज़ों का अध्ययन करता रहा। फिर 2009 में राजीव दीक्षित से एक बार मुलाकात हुई और फिर मुझे पता चला कि 2010 में उनका देहांत हो गया है। 11 में जब ये खबर मुझे मिली तो मैं अंदर से बड़ा टूटा हुआ महसूस करा कि एक बहुत बड़ा कीमती हीरा हमने खो दिया। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई राजीव दीक्षित ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला, उसका कहीं वो ज्ञान खो ना जाए तो कुछ करो। तो उसकी जहाँ भी ऑडियो, जहाँ भी वीडियो, जहाँ से भी मिली, वो सब मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और मैंने करते 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 23-24 GB का डाटा 2011 में, उससे बहुत बड़ी बात होती है, वो डाटा मैंने इकट्ठा कर दिया। कई सारी वीडियो एक जैसी थी, ऑडियो एक जैसी थी, उनको छांटना शुरू करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात दिन सिर्फ राजीव दीक्षित को सुन रहा था। मुझे लगा यार एक बहुत बड़ा ज्ञान का सोर्स निकल गया हाथ से, और इसके बाद बहुत कुछ था जो सीखने को मिल सकता था। अब मैंने कहा पढ़ाई गई इसी तैसी में, अब यार इसको सुनना समझना। तो मैं उसमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, सीए चली गई थी और जॉब चल रही थी साथ में। तो उसको सुनना शुरू करा और सुनने के लिए मैंने 2-3 महीने छुट्टी ले ली हर काम से। सुनता रहा। घर वाले परेशान हो गए, यार पता नहीं क्या कान में लगा के सुनना, पागल हो गया कि दिमाग घूम गया, किसी ने क्या भिगा दिया इसको, खाने की फुर्सत नहीं, सुनने की फुर्सत नहीं, मैंने काम हो गया। और सुनते सुनते लगा कि नहीं यार इसके नोट्स बनाने चाहिए, इसके मैंने नोट्स भी बना दिए। अब वो चीज़ें मैं डिस्कशन करने में आया तो मैंने क्या पाया कि जिसको मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि ये आदमी जो बोल रहा था बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा, ऐसा नहीं। कई जगह मतलब लगा कि नहीं ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं है। फिर लगा कि जो आपने सुना या समझा या जाना, आपको उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं है। अगर आपने बिना क्रॉस वेरीफाई करे अगर आपने कोई फैक्ट रख दिया और आपका रखा हुआ फैक्टर को गलत निकलता है तो आपकी एक वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन होती है। तो इसीलिए पहले अपने ज्ञान को क्रॉस वेरीफाई करो, उसके बाद उसको आगे बताओ। तो मैंने फिर जो भी राजीव दीक्षित जो भी डाटा था, फैक्ट्स, उसको वेरीफाई करना शुरू करा। और फिर मैंने एक चीज़ महसूस करी कि ये बहुत बड़ा काम कर जाते या कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम रुक गया, वो रुकना नहीं चाहिए। तो जिस फील्ड में उनका अध्ययन था, मैं उस फील्ड में उसमें आगे का अध्ययन करने में निकलता। लेकिन मेरी जो कि मतलब चलने का नजरिया यहीं पे नहीं रुका। मैंने क्या देखा कि क्या राजीव दीक्षित जैसा कोई एक ही व्यक्ति था? क्या इसके जैसे देश में और व्यक्ति नहीं हो सकते? तो ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी किसी ना किसी फील्ड में विशेष जानकारी है और जो अपना स्पीच देते हैं या यूट्यूब पे या किसी अन्य जगह जाके या फेसबुक वगैरह पे उन्होंने कोई बात रखी है तो उसको सुना जाए, उसको देखा जाए क्या रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट बना दी 6-7 महीने में। और मैंने 6-7 महीने में कई लोगों को सुनना शुरू करा। उनकी किताब मिल गई तो किताब लेके आ गया। देश भ्रमण में था ही तो जहाँ जाता था वहाँ से 10, 12, 20, 25 किताबें अपने साथ रख लाया। करते करते मेरे पास साल भर के अंदर कम से कम 500-600 किताबें पूरे देश भर से इकट्ठी हो गई जो मैंने घूम के लिए। इन लोगों के ऑडियो, वीडियो या नेट से कोई लेख थे, वो सब मैंने उठा के अपने डाटा बैंक में सेव करा। रीडिंग करता था, अध्ययन करता था। और कई चीज़ें अध्ययन करने के बाद मुझे कुछ चीज़ों को मुझे ऐसा लगा कि इन विषयों पर कोई काम ही नहीं कर रहा, इन विषयों पे काम होना चाहिए। तो फिर उन विषयों को लेकर मैं और आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर 2013 का साल था। मैंने लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लिखे को किताब के रूप में लेकर आ जाए, छापा जाए। तो 2013 के बाद से मैंने किताब के फॉर्म में लिखना शुरू करा कि कोई भी डिटेल्स है उसको एक बाकायदा बुक्स फॉर्म में लिखा जाए, बुक्स फॉर्म में बनाया जाए, बुक्स फॉर्म में उसको कलेक्ट किया जाए। तो इस तरह से लगभग करते करते 17, 18, 19, 20 किताबें हो गई लिखते हुए, लेकिन छपा ही नहीं। टाइम नहीं मिल पाया, पैसा नहीं था, कुछ भी था, समय नहीं बन पाया, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, करेक्शन नहीं हुआ, मतलब प्रूफिंग नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी कुछ लिखा। तो ये एक सफ़र रहा है। और इस सफ़र में मैंने एक चीज़ जाना कि भाई सही प्रश्न होगा, सही जवाब होगा, गलत प्रश्न होगा, गलत जवाब होगा। दूसरा मैंने क्या पाया कि अगर आपने किसी चीज़ को जान लिया, जब पहचान लिया या कोई चीज़ आपकी जानकारी ना हो, आपको उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ क्या ये चीज़ जैसी बताई गई है, जैसी समझाई गई है, वास्तविकता में वो चीज़ वैसी ही है या कुछ उसमें अंतर है। अगर उसमें वास्तविकता में हम कोई अंतर नहीं पा रहे और हम पा रहे कि वो चीज़ वैसी है, अब हमारे पास एक राइट है कि भाई ये चीज़ अगर लगता है कि लोगों को शेयर किया जाए तो उसे शेयर किया जाए ज़्यादा। क्यों? अगर आप ज्ञान को शेयर नहीं कर सकते हैं तो मतलब आप ज्ञान को मारने वाले हो, आप उसकी हत्या करते हो, उसकी मर्डर कर रहे हो। तो आप किसी चीज़ को जानते हो तो उसको शेयर करो, उसको लोगों को बताना शुरू करो। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी नॉलेज है या आपने अलग अलग लोगों से कोई नॉलेज मिली है, आप उसको अपने मन में एनालाइज करें, उसको
आप उसको अपने मन के अंदर सोचें, विश्लेषण करें, पूरी बारीकी से कर सकते हैं, फिर उसका कंक्लूड करें, निष्कर्ष निकालें और देखें कि क्या चीज़ निकल के आ रही है और ऐसी कौन सी चीज़ जो सबके लिए काम आ सके। तो मेरी कोशिश क्या रही, ऐसी चीज़ को निकाल के दिखाना जो सबके लिए फायदेमंद है। इसी सिलसिले में किताब लिखी कालजयी सत्य, इसी सिलसिले में किताब लिखी सनातन सत्य, इसी सिलसिले में किताब अधूरी रह गई लिखते लिखते विश्व सत्य के नाम से। फिर शिक्षा के ऊपर क्या लिखना था, धर्म के ऊपर क्या लिखना था, वो एक अलग से कई किताबें मतलब लिखना शुरू करी उसके ऊपर। तो बस अभी अपनी बात को ये शॉर्ट रखूंगा और कोई प्रश्न